Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video we are going to have a discussion about the new industrial policy which was announced by the government in 1991, and this is also known the year of globalization, privatization and liberalization. So talking about this policy, it is also known as industrial policy regulation, and this is the last industrial policy which is declared by the government till now. अभी तक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने टोटल 5 अप्लाई किए, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था 1948, उसके बाद 56, 71 और 80s की हमने बात की थी, और लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट इन 1991 जो अभी भी क्या है आपकी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर बात कर लें तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करें, कांग्रेस की गवर्नमेंट में टाइम में, ठीक है, जब ये पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी तो उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जिसका नाम था नरसिम्हा राव। ठीक है, तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव ने क्या था, इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया था, और ये इंडिया में इफेक्टिव हुई थी 24 जुलाई 1991, यानी 24 जुलाई 1991 में ये क्या हुई थी, इफेक्टिव हुई थी, इंडिया में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अब इस पॉलिसी के बारे में बात करें तो जो प्रीवियस पॉलिसी रही है उनमें तो कुछ कंजक्शंस की हम बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को लिमिट हमने किया। अगर बात करूं पब्लिक सेक्टर की तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन ये पॉलिसी क्या थी, थोड़ा सा वाइड और लिबरल थी। ठीक है, वाइड और लिबरल का मतलब बहुत ज़्यादा ओपन फ्रेंड ऑफ माइंड के साथ इसको क्रिएट किया गया था। इसका ड्राफ्ट जो बना था उसमें बहुत सारी पॉलिसी ऐसी जो लिबरल को क्या करती हैं, डिक्लेयर करती हैं, उसको अनाउंस करती हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव द रिलैक्सेशन इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, चाहे वो लाइसेंसिंग की बात कर लो या वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी जो आपको फुलफिल करनी है बिफोर इस्टेब्लिशिंग एनी इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। तो उन सभी रूल रेगुलेशन के अंदर क्या गया, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, जो अननेसेसरी चीजें थी उनको खत्म किया गया विद द हेल्प ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, दीज आर द टोटल 5 to 6 पॉइंट। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ द पास्ट अचीवमेंट्स। अगर मैं बात करूं इस पॉलिसी से पहले जो 40 साल हमने या 40 ईयर्स जो स्पेंड किए हैं या जो एफर्ट हमने किए हैं 40 ईयर्स तक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें जो भी हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं उन अचीवमेंट्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यानी उनको बना के रखना है, उनकी क्वालिटी को इनहेंस करना है, उसको कैसे इंक्रीज करना है। दूसरे नंबर पे बात करूं रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कुछ कमियां थी, हमने पास्ट जो पॉलिसी देखी है 4, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स हमने कंसिडर किए थे। तो इस पॉलिसी में ये मेक श्योर किया गया कि वो जो ड्रॉबैक्स हैं, वो जो कमियां हैं, उनको इस पॉलिसी के माध्यम से कैसे रिमूव करना है, कैसे एवेक्टेड करना है। टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, टू इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव अप्रोच। कॉम्पिटिटिव अप्रोच की अगर बात करूं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, इंटरनल अगर व्यवस्था की बात करें, सिस्टम की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस मेरे पास थी, लेकिन उसी इकोनॉमी को अगर मैं कंसिडर करूं एंड स्पेशली आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर ऑफ 90s और 91, जहां हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बात करनी, उनके बाद ये जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच थी इसको मुझे इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना था, बना के रखना था। यानी मैं चाहता था कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है या रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो भी माने कि यहाँ पे भी एक इकोनॉमी ऐसी है जो प्रेजेंट है। तो वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच मुझे क्या करनी है, डेवलप करनी थी विद द हेल्प ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फोर्थ पॉइंट, इनहेंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बात करें फॉर एग्जाम्पल रेलवे, जो ट्रांसपोर्ट है, ये ऐसी इंडस्ट्री हैं जो आज तक मतलब प्रॉफिट में कभी भी आई नहीं है। तो इस पॉलिसी के माध्यम से ये कोशिश की जानी थी कि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इनहेंस किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मोर इंटरडिपेंडेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, उसको ज़्यादा इंटरडिपेंड बनाना। इंटरडिपेंड बनाने का मतलब हमने बात की लिबरल पॉलिसी थी, तो उसके ऊपर जो अननेसेसरी रूल्स हमने अप्लाई किए थे, जो एक्स्ट्रा बर्डन हमने डाल रखा था, उसको हमने क्या किया, रिवोक किया, या उनके ऊपर से जो अननेसेसरी बर्डन हमने डाला हुआ था, जो अननेसेसरी चीज़ें या अननेसेसरी रूल रेगुलेशन जो फॉलो करा रही थी गवर्नमेंट, उनको क्या किया, रिवोक किया गया और उसको ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी दी गई या उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस बनाया गया। लास्ट पॉइंट, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन को हम कंसिडर करते हैं जीडीपी ग्रोथ से, और एम्प्लॉयमेंट को हम जोड़ लेते हैं फिर से किसके साथ, लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। तो इस अपॉर्चुनिटी में ये भी कंसिडर किया गया कि सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आप कैसे इंप्रूव करेंगे। यानी प्रोडक्शन तो आपको इनहेंस करना है, साथ साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव थे किसके, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। अब हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991।
ठीक है, तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम साइलेंट फीचर की तरफ हैं। अब बात करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो उसके साइलेंट फीचर थे या जो स्ट्रेटजी हमने बनाई ड्यूरिंग द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बारे में बात करते हैं। तो फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हमने बात की डी लाइसेंसिंग की। डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या था, जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री हमने इंक्लूड कर रखी थी कि इन इंडस्ट्रीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनमें हमने कमी की, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करके लिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमने ऐसी रखी जिनको आप विदाउट गेटिंग लाइसेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपको उनके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है चीज़। सेकंड पॉइंट पे बात करें, अबोलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में ये था कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। यू विल नॉट गेट स्टार्टेड योर बिजनेस अंटिल यू विल नॉट गेट रजिस्टर्ड। ये भी एक प्रावधान था कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन थी उसके रिगार्डिंग भी रिलैक्सेशन दिया गया कि कम से कम इंडस्ट्रीज ऐसी रखी कि भैया रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं है, यू कैन वर्क फ्री हैंडली। क्लियर है चीज़। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये बड़ा वाइटल पॉइंट था कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर जो एक कंसिडरेबल इशू रहा है कि अगर मैं बात करूँ लास्ट 4 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं उनके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रखा है, यानी अपने आप को लगातार एक्सपेंड करता रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था या जो एक्सपेंडेड एरिया था पब्लिक सेक्टर का, उनको डिक्रीज किया गया, उनको डिक्लाइन किया गया। और जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रीवियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर अपने अंडर में रखता था, उनमें लगातार इसने कमी की, यानी अब टोटल मिला के 2 या 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है। ज़्यादातर इंडस्ट्री या तो सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक या कोऑपरेटिव प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत चलती हैं, या जिनको गवर्नमेंट प्राइवेट कंट्रोल जो सेक्टर है उनके अंतर्गत। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 to 51% तक सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में फॉरेन कैपिटल या फॉरेन एफडीआई, जिसकी बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपको अलाउ है। ठीक है। और अब अगर लेटेस्ट में बात करूं तो काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री हैं या काफ़ी सारे जो सेक्टर हैं उनमें अप टू 100% एफडीआई आपको अलाउ है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में 48 to 51% तक आपको अलाउ है। क्लियर है चीज़। दूसरा बात क्या था, जब अगर बात करें हम फेरा जिसका पहले नाम क्या था, फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये इनका काम क्या रहता है कि जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में जब ट्रैवल करते हो तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री की करेंसी कितनी आप उस कंट्री में लेके जा सकते हो जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो। इस तरह की बातों को जो कंट्रोल करता है वो कौन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या जिसका अभी नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब ये मेक श्योर करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ये तय करता है कि जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे काम कर रही है वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड अगर दे रही है, ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू जो फॉरेन एक्सचेंज का रेवोल्यूशन हो रहा है या जो फॉरेक्स रिजर्व है जिसके बारे में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उस फॉरेक्स पे पड़ने वाले इंपैक्ट को लगातार आरबीआई क्या करता है, ओवरव्यू लगातार उसका करता रहता है, उसको लगातार क्या करता है, चेकआउट करता रहता है कि ज़्यादा इनबैलेंस ये ना हो, यानी ना ही तो ज़्यादा फॉरेन करेंसी मेरे पास अननेसेसरी जमा हो और ना ही फॉरेन करेंसी का जो लेवल है जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा कम हो जाए कि मुझे दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़े। ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज गेटिंग लॉसेस। अब यहाँ ये ज़रूरी था कि लिबरल पॉलिसी जरूर थी, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा फ्री हैंड भी रखा गया था कि ज़्यादा इंडस्ट्री आप अपने अंडर में नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद लगातार क्या था कि वो पब्लिक इंटरप्राइजेज जो लगातार लॉसेज सफर कर रहे थे, दे आर गेटिंग लॉसेज ऑन रेगुलर बेसिस, उनको कंसिडरेबल एस्पेक्ट पे रखते हुए इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल प्लान बनाए। यानी अगर कोई इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर की और वो लगातार लॉसेज सफर करिए तो उसको किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंट मैं कह दूं या फिर फाइनेंशियल जो सब्सिडी वगैरह की मैं बात करूं वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो इन लॉसेज से निकल के प्रॉफिट में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बहुत ज़रूरी था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आपको एस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि जो लाइसेंसिंग की मैं बात करूँ, रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ, लिबरलाइजेशन की मैं बात करूँ, तो इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री क्या करें, एस्टेब्लिश कर सकें। क्लियर है चीज़। रिजर्वेशन फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इनको स्पेशल इशू दिया गया, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंसी लाने की कोशिश थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई और इसके लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया कि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो वर्ड लिबरलाइजेशन मैंने पढ़ा या लिबरल मैंने पढ़ा, उस लिबरल का मतलब ये है कि जितने रूल रेगुलेशन आपने कंपोजिशन बना रखे हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड रूल आपके हैं, वो रूल इतने डिफिकल्ट हैं, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करते समय 3 या 4 बार सोचना पड़ता है।
काफ़ी एनालाइज करने के बाद वो इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता कि इन्वेस्टमेंट करूं नहीं करूं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको कम से कम रखना था, यानी अगर हिंदी में बात करूं तो लाल फीता शाही को क्या करना था, मुझे हटाना था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को कम से कम करके क्या करना है मुझे, जो इंडियन इकोनॉमी है या उसमें अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो उसकी ग्रोथ को मुझे मेक श्योर करना था। और उस ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने डिजाइन की थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिसके तहत जो अदर एस्पेक्ट हैं, जो मुझे लगा कि ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां थी मेरी इकोनॉमी में, उनको मैंने या बीइंग ए गवर्नमेंट उनको क्या किया, रिवोक किया, उनको हटा दिया, इवेक्टेड कर दिया, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो ग्रोथ थी वो एक्सेलेरेट हो पाई, या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अपने आप को क्या कर पाए, एक्सेलेरेट कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है, जो एस्पेक्ट हमने कंसीडर किए हैं रिगार्डिंग द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेरिटरी और अदर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी या वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके। टिल देन थैंक यू सो मच।